नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। डीएलएड और टीईटी की शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके 306 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार की हरी झंडी के बाद शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश पर सशक्त नियुक्त किए गए शिक्षा मित्रों को चिन्हीकरण कर रहा है। इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट सहायक अध्यापक के समान वेतन तो मिल रहा है, लेकिन अब तक वो परमानेंट नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक योग्यता पूरी कर चुके शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की शासन से सिफारिश की थी। सरकार की अनुमति के बाद विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम चरण में सभी शिक्षा मित्रों की जिलावार सूची तैयार की जा रही है। आचार संहिता प्राप्त होने के बाद विधिवत रूप से परमानेंट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि पूरी दुनिया इस समय नाजुक दौर से गुजर रही है, लेकिन संकट चाहे कितना भी गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में पार्टी और सहयोगी दलों के उम्मीदवार समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत हजारों छात्रों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया गया है और जो अभी भी वहाँ है उन्हें निकाला जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया अभी सदी के नाजुक दौर से गुजर रही है। कई देश आज महामारी, शांति और अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि संकट चाहे कितना भी गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं। कांग्रेस द्वारा यूक्रेन मामले में राजनीति करने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आई आपदा के समय विफल रहने वाली कांग्रेस मोदी सरकार की कोरोना से लेकर यूक्रेन तक की सफलता पर विलाप कर रही है। कांग्रेस की तो मानसिकता यही रही है कि जब भी देश का मान बढ़ाने वाले घटना होती है तो सवाल उठाने लगते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि यूक्रेन मामले में चार केंद्रीय मंत्री वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। यह मोदी सरकार की सफलता है कि वहां फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है और बाकी की होने वाली है। राज करने का टारगेट रखा है। 3 साल में नई 1 लाख शाखाएं खोलने की तैयारी है। गुजरात की शाखाएं बढ़ाने की रणनीति बनेगी। दरअसल साल 2025 में 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके चलते 11 मार्च से अहमदाबाद में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के ठीक बाद अहमदाबाद के कर्णावती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार लगातार जारी है। 7वें चरण में वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों में चुनाव होने हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में जबरदस्त तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे काशी का मूड पता चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो 3 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी विधानसभा तक जाएगा और इसके बाद कैंट में जाकर समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो मलदहिया चौराहे से होकर लहुरी बारी, काची बारी, चौरा, लोहटिया, मैदागनी, नीची बाग, बाबा होते विश्वनाथ धाम जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि हर गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक और जमीनी स्तर पर लोगों से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री कांगड़ा जिला के नगरोटा, बागवा विधानसभा क्षेत्र के पटियालकर तथा धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के जदराव गाँव का दौरा करने के दौरान उपस्थिति जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन की परियोजना के बारे में जानकारी साझा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते दिखाई दे रहे। जी हां, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। इन सबके बीच शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होगी, जबकि भाजपा बम्पर रूप से चुनाव जीतेगी। शिवराज ने कहा है कि भारतीय नागरिक को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश बाबू का तो ऑपरेशन दंगा चलता है। सपा की साइकिल होगी पंचर, भाजपा जीतेगी बम्पर।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट शानदार एवं जानदार है, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इसके बड़ा सामाजिक लाभ होने जा रहा है। पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कर्मयोगी सरकार ने पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फॉर्म स्थापित किए जाने का प्रावधान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार के बजट में किसानों बागवानों की सुविधा हेतु प्रदेश में एक और फूल मंडी स्थापित की जाएगी और साथ ही उज्ज्वला और गृहिणी सुविधा योजना के तहत अब 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार कहा है कि उत्तर विधानसभा चुनाव न केवल राज्य की सरकार चुनने के लिए है, बल्कि संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार के लिए मऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए यादव ने कहा है कि राज्य में चल रहे चुनाव देश में अब तक की सबसे बड़ा चुनाव है। यादव ने कहा है कि भाजपा की चुनाव हारने की निराशा उनके कार्यों में दिखाई देती है और इसका उदाहरण सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला और एमपीपीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का अपमान है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी साल के बजट में इस बार सरकार ने हर किसी को खुश करने की कोशिश की है। आइए आपको बताते हैं इस बार किसे क्या लाभ मिलेगा, कितना मानदेय मिलेगा। मानदेय बढ़ाने की घोषणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये प्रतिमाह मानदेय, आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय, आशा वर्कर को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय, सिलाई अध्यापिका को 7,950 रुपये प्रतिमाह मानदेय, मिड डे मील वर्कर को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय, वाटर करियर शिक्षा विभाग को 3900 और जल संरक्षक को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि आईटी टीचर को भी 1000 इजाफा किया गया है और लगातार सभी वर्गों में इजाफा किया गया है। लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही कोई सीट न जीते या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों का खेल बिगाड़ने की भूमिका निभाए, लेकिन इसने समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल के कई इलाकों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। MIM की मौजूदगी का आलम यह है कि पूर्वी यूपी में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग इस भविष्य का विकल्प मानने लगे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई में इस बार वो शायद कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। चुनाव में हर प्रत्याशी प्रचार के अलग अलग तरीकों से आम जनता से जुड़ने की कोशिश करता है, जिसका तरीका जितना अलग होता है जनता के दिल में उतरना उतना ही आसान हो जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमानिया सीट पर ऐसे 2 प्रत्याशी हैं जो अपने अनोखे तरीके से जनता के बीच जगह बना रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फातिमा शमशाद का चुनावी कार्यालय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ सभी दलों के प्रत्याशी घरों या पार्टी कार्यालय से अपना प्रचार अभियान चला रहे। वही फातिमा ने अपना कार्यालय मड़ई यानी झोपड़ी में बनाया है और आपको बता दें कि फातिमा की सारी बैठकें इसी जगह हो रही। उनका कहना है कि आम जनता जब झोपड़ी में रहती है तो हमें भी उनका दर्द समझना चाहिए। वहीं जमानिया विधानसभा में एक और प्रत्याशी भी है। इन चुनाव में जनता से जुड़ने के लिए जनता से ही 1 रुपये का चंदा मांग रही है और बदले से चुनाव के बाद उनका एहसान उतारने का वादा भी कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही दिल्ली में एक नए चुनाव की घोषणा के आसार है। दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा कर सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दक्षिण नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल के महीने में समाप्त हो रहा है और उससे पहले दिल्ली के 272 वार्ड के लिए चुनाव होने हैं। सूत्रों की माने तो राज्य चुनाव आयोग फिलहाल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करने के मूड में भी नहीं है। मानवाधिकार परिषद ने शुक्रवार को यूक्रेन पर किए गए हमले के दौरान रूस की ओर से किए गए कथित मानवाधिकार के उल्लंघन की निंदा की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक UNHRC ने युद्ध अपराध समेत मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए एक आयोग के गठन पर रजामंदी जताई है। परिषद के 32 सदस्यों ने यूक्रेन की ओर से लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस और इरिट्रिया ने इसके खिलाफ वोटिंग की है और आपको बता दें कि वह भारत और चीन समेत 13 ने मतदान से परहेज किया।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। भारत मौसम विभाग के माने तो दिल्ली में 3 मार्च को गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आसार है। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार की सुबह धूप खिली और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।